ओके आदित्य, अगर आप कल नहीं थे, सो एक रिक्वेस्ट है, आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप पे आ गया होगा, अपना जो फ्री बैचेस के ग्रुप है उसमें। तो प्लीज एक बार वो रिकॉर्डिंग गो थ्रू करो, क्योंकि कल का सेशन इम्पोर्टेंट है। टाइमलाइन समझ में आती है, कौन सा मॉड्यूल कौन लेने वाला है, ये समझ में आता है, कौन से मॉड्यूल के बाद कौन सा मॉड्यूल है, कौन से सेशंस आपके लाइव होंगे, कौन से सेशंस के आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन कल के सेशन में है। तो ये ऐसे रिकैप करने जैसे 5 मिनट में होगा नहीं। तो प्लीज एक बार वो रिविजिट करके रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? यस। और कोई है जिसका आज डे 1 है? एनीवन? ओके, अजय हैंड रेज मत करो। निकिता सेम। आपको जो भी कहना है आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दो, ओके? रिकॉर्डिंग सेशन किधर मिलेगा? तो आदित्य, आपको रिकॉर्डिंग सेशन की लिंक ग्रुप पे मिलती है, फ्री बैचेस के जो ग्रुप है वहां पे। आपने अभी जो लेक्चर ज्वाइन किया, लेक्चर की जैसे लिंक आती है वैसे ही रिकॉर्डेड सेशंस की आपको लिंक आ जाती है उसी ग्रुप में। जय, अभी आपने लेक्चर कैसे ज्वाइन किया? कौन से ग्रुप की लिंक की बात कर रहे हो? मैं तो फर्स्ट बिट के ग्रुप की लिंक की बात कर रही हूँ। यस। सो थैंक यू सर। हमें सारे ग्रुप के रिकॉर्ड, सारे जो टेलीग्राम ग्रुप से अपने कोर्सेज के, उनकी लिंक यहाँ पे मिल गई है। अगर आप किसी ग्रुप में नहीं हो तो आप ज्वाइन कर लो, ठीक है? यस। एज आई सेड कि अभी पहले कुछ दिनों में हम हैंड रेज करके अनम्यूट करना वगैरह ये सब नहीं करेंगे। पहले कुछ दिनों में आपको जो भी डाउट्स है वो चैट बॉक्स में ही सेंड करो। इसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे, इंटरैक्शन करना, अनम्यूट करना। ओके, ठीक है। अब मुझसे आपको क्या और इन्फॉर्मेशन जाननी है? आपके क्या क्वेश्चंस है क्या मेरे लिए? एनीवन, एनी क्वेश्चन फॉर मी? हाँ, ठीक है। तो आज डायरेक्टली सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दे, इसीलिए मिले हैं तो? क्या लगता है? यस। ओके। सो एक्चुअल मॉड्यूल तो स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले अपने मॉड्यूल की टाइमलाइन क्या रहेगी, हम कौन सा टॉपिक कब कवर करेंगे, ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें आज देख लेते हैं, ठीक है? वैसे यहाँ पे सब मतलब कोर्स ज्वाइन करने का पर्पस पता चल सकता है क्या मुझे एक बार? यस एवरीवन। डेमो सेशंस अटेंड कर रहे हो या क्लास ज्वाइन करना है, तो इसका रीजन क्या है, क्यों करना है? फॉर प्लेसमेंट आई थिंक। प्लेसमेंट प्लस इंटर्नशिप, प्लेसमेंट प्लेसमेंट। ओके। लर्निंग पर्पस। ओके वैष्णवी, आपका नाम जरूर मुझे याद रहेगा। तो वैष्णवी के लिए मेरा सवाल है, देन बाला साहेब के लिए भी मेरा सवाल है। प्लेसमेंट नहीं मिलेगी तो चलेगा क्या? प्लेसमेंट नहीं दी तो भी चलेगा? यस। ओके साक्षी। नहीं चलेगा, करेक्ट। तो लर्निंग पर्पस के लिए तो आए हैं लेकिन प्लेसमेंट तो चाहिए मैम। यस, ऑब्वियसली प्लेसमेंट तो सबको चाहिए, इसीलिए तो आए हैं। देंगे, प्लेसमेंट जरूर देंगे। और उसके लिए सबसे पहले नॉलेज इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने क्लास ज्वाइन किया है। तो क्या लगता है, आपने क्लास ज्वाइन किया और आपको प्लेसमेंट मिल गई,
ये होगा? इज़ इट पॉसिबल? नो। नॉलेज होगा तो प्लेसमेंट मिलेगा ही। तो हमने कोर्स जॉइन किया है और प्लेसमेंट मिल गई, ये भी नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी होगी। अरे वाह! नाइस। कल का लेक्चर बहुत ही शिद्दत से किया है। सो यस, क्लास जॉइन करना ये अपना एक पॉइंट है, जिसे हम पॉइंट ए बोल सकते हैं। हाँ, सबसे पहले स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? यस, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। सो यस, जो अपना ए पॉइंट है, वो है हमने फर्स्ट बिट जॉइन कर लिया, और पॉइंट बी है जहाँ पे अपनी प्लेसमेंट हो गई। तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमें प्लेसमेंट मिल सकती है, ये हमें क्लियर है। तो फर्स्ट बिट जॉइन किया तो प्लेसमेंट मिल गई, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने कहा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए या फर्स्ट बिट जॉइन करके कोर्स कंप्लीट करके प्लेसमेंट होने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लैब सेशंस अटेंड कर रहे हो, दिस इज नथिंग बट एक्शन, यू आर टेकिंग सम एक्शंस, करेक्ट है? सो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हमें एक्शंस लेना बहुत जरूरी है। तो ये जो छोटी सी डायग्राम आपको दिख रही है, ये अपने स्टार्टिंग पेज पे अगर आप ड्रॉ करके रखोगे तो ये एक्शंस कीवर्ड आपको हर बार ये बताएगा कि भाई हमें असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर हमें खुद से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो लैब ट्रेनर से बोलना है कि मुझे मेरी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है, तो अब मुझे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दो सो दैट आई कैन प्रैक्टिस। तो लैब ट्रेनर्स को हमें तंग करना है क्या? यस। किस लिए करना है? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। क्लियर है? तो ये एक्शंस लेना बहुत जरूरी है। फिर एक्शंस कैसे लेंगे? जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं उसे याद कैसे रखेंगे? ऑब्वियस है, आपको जैसे कल सर ने बताया मिनिमम 5 मंथ का हमें टाइम पीरियड लगने वाला है पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे भी हम क्या बोल रहे हैं? मिनिमम 5 मंथ्स। तो आज पहले मंथ में हम पूरा सी प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे। आपको लगता है 5 महीने के बाद ये सी प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल विदाउट रिवीजन आपको एज इट इज याद रहेगा? नहीं। करेक्ट। याद तो नहीं रहने वाला। हाँ, ये तो इंजीनियरिंग की एग्जाम भी नहीं कि कल पेपर है तो आज पूरी रात बैठ लेते हैं, याद हो जाएगा। करेक्ट है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस पता होते हैं, उतने क्वेश्चंस रिवाइज करके जाते हैं, इंजीनियरिंग के पेपर देते हैं, आ जाते हैं। यही किया होता है। नॉट नेसेसरी सिर्फ इंजीनियरिंग, बीसीएस, एमसीए सब यही करते हैं। एक रात पहले पढ़ाई करेंगे। तो कल इंटरव्यू है, इसलिए आज रात अगर आप ये सारे रिकॉर्डिंग्स लेके बैठोगे तो सी प्रोग्रामिंग के ही सिर्फ आपके पास अराउंड 60 आवर्स की रिकॉर्डिंग रहेगी। तो एक रात में 60 आवर्स के रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो एक रात में हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते कि कल इंटरव्यू है, आज एक रात बैठ के पूरा रट्टा मार लो और कल इंटरव्यू क्रैक कर दिया। नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? रेगुलर प्रैक्टिस रखनी होगी। जो कुछ भी हम लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं उसकी रेगुलर रिवीजन करनी होगी। तो एक्शंस में सबसे पहला पार्ट हमारा क्या रहने वाला है? हाउ टू स्टडी। पढ़ाई कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम स्टडी कैसे करने वाले हैं? विद द हेल्प ऑफ रिवीजन। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये हमने सिर्फ सुना होता है, फॉलो कोई नहीं करता है। लेकिन अपनी केस में रिवीजन फॉलो करना बहुत नेसेसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि हर रोज कैसे रिवीजन हो सकती है, कितना टाइम जाएगा, हम इतना सब कैसे करेंगे? इतना टाइम नहीं लगता है। आई थिंक सबने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा। चलो, गेम ऑफ थ्रोन्स भी बहुत ही दूर की बात हो गई। बाहुबली तो पक्का सबने देखा होगा। यस।
बाहुबली देखी है? करेक्ट। बाहुबली 1 एंड 2 दोनों मिला के कितने घंटों की मूवी है? अराउंड 6 आवर्स, 4-5 आवर्स। करेक्ट। एक्चुअली ज्यादा है, 5 प्लस है। वो काट छाट के दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल मूवी बहुत ही बड़ी है। अब थोड़े पुराने जमाने से होते हम लोग, तो हम शोले का एग्जांपल देते हैं, क्योंकि शोले जनरली सबने देखा ही होता है। इतनी बड़ी मूवी है फिर भी देखते हैं। अगर आपको शोले हो या बाहुबली हो, इसका एक मतलब मुझे आप मुझे वो स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हो कि एग्जैक्टली मूवी की स्टोरी क्या है, तो आपको कितना टाइम लगेगा वो एक्सप्लेन करने के लिए? 6 घंटे की मूवी है। परफेक्ट। 10 to 15 मिनट्स में काम हो जाता है। करेक्ट। अपना हर रोज जो सेशन होने वाला है वो सिर्फ 1 घंटे का है, 1 से 1.5 घंटा। तो अगर अपना 1.5 घंटे का ये सेशन है, तो इसकी रिवीजन करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? करेक्ट। तो हम खुद के लिए हर रोज 10 मिनट निकाल सकते हैं। यस। करेक्ट। आज के टॉपिक की जो रिवीजन है, अभी आपको लग रहा है कि 10 मिनट लगते हैं, लेकिन हम सिर्फ की पॉइंट अगर उसमें से कैच कर लेना, तो ये धीरे धीरे और टाइम कम हो जाता है। स्टार्टिंग में हमें 10-15 मिनट लगते हैं, ये 10-15 मिनट से भी कम होता जाता है। अब आज के टॉपिक की रिवीजन आज की, कल सिर्फ कल के टॉपिक की रिवीजन करेंगे, ऐसे मत करो प्लीज। तो कल जब हम रिवीजन करेंगे, तो आज का टॉपिक प्लस कल का टॉपिक, दोनों टॉपिक मिला के रिवीजन करनी है। तो हमें टॉपिक्स भी ऐड करने हैं। आपको लगेगा फिर तो मैम पक्का ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं लगता है, ट्रस्ट मी। हम जैसे जैसे रिवीजन करते जाते हैं, आज के टॉपिक के लिए आज 10 मिनट लगे हैं, कल आपको 7 मिनट ही लगेंगे, परसों 5 ही मिनट लगेंगे। टाइम कम होता जाता है। ठीक है। तो हाउ टू स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा अपना रिवीजन। जो भी लेक्चर में हुआ है वो हमें फिर से रिवाइज करना है। अब रिवीजन जो मैं बोल रही हूँ 10 मिनट की, तो 10 मिनट में पूरा सेशन देख के तो नहीं होने वाला, ऑब्वियस है। तो 10 मिनट में क्या हो सकता है, हम शांत बैठे हैं और याद कर रहे हैं कि मैम ने कल लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे, कौन से की पॉइंट थे। जो भी की पॉइंट्स है वो तो आपके नोटबुक में एट द टाइम ऑफ सेशन ही नोट होने चाहिए। डोंट वरी, आपको टाइम मिलेगा, मैं खुद आपको टाइम देती हूँ वो नोट्स नोट डाउन करने के लिए। या जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं खुद आपको बताती हूँ कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिख के दो। तो इसकी चिंता मत करो। फिर जब आप रिवीजन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये पॉइंट है, यहाँ पे मैम ने कुछ तो बताया था, मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा, फिर आपको क्या करना है, आप ही बताओ। मैम को मैसेज करेंगे। आप रिवीजन करते समय एक पॉइंट पे पहुंच गए, आपको याद तो आ रहा है कि मैम ने कुछ तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कही थी, लेकिन वो बात मुझे याद नहीं आ रही। व्हाट विल यू डू? परफेक्ट। रिकॉर्डिंग है अपने पास, हम फिर से रिकॉर्डिंग रिविजिट करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब हमें बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। जो वीडियो नॉर्मल स्पीड में चलता है वही हम 1.5x, 1.75x, 2x पे चला सकते हैं। करेक्ट। तो जिस पॉइंट तक आपको क्लियर है वहां तक 2x पे जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, अरे हाँ ये पॉइंट है जो मुझे सुनना था, जो मुझे रिवाइज करना था। देखो 1.5x पे या 1.75x पे अगर आप उसे कैचअप कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे हो, फिर भी हम 1x पे जाके नॉर्मल स्पीड पे वो जो रिकॉर्डिंग है स्पेसिफिक पार्ट का वो रिवाइज कर सकते हैं। हाँ। अब रिवीजन की है मैम, रिकॉर्डिंग भी देखा, एक दो बार उस पार्ट को रिविजिट किया, फिर भी प्रॉब्लम है, तो फिर आप क्या करोगे, दूसरे दिन सेशन में मुझे फिर से बताओगे कि नहीं मैम वो पॉइंट मैंने रिवाइज तो किया,
लेकिन ऐसे क्यों हो रहा है? या इसमें एग्ज़ैक्टली लॉजिक क्या है? ये क्या है? समझ में ही नहीं आ रहा। फिर हम वो लेक्चर में फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है? तो रिवीजन के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपके ऊपर भी नहीं दे रही हूँ। जहाँ पे लगता है समझ में ही नहीं आ रहा, वहाँ पे मैं खुद आपको हेल्प करूँगी, फिर से वो टॉपिक हम रिवाइज़ कर लेंगे। ओके एवरीवन? यस। देन अभी तो मैंने सिर्फ हाउ टू स्टडी बताया। इसके बाद हम देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। सो डोंट वरी, हम नोट्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, जब अपना एक्चुअल कोई भी एक नया टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट होगा, तब नोट्स में कौन से पॉइंट कवर होने चाहिए, अपने नोट्स कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? हाउ टू स्टडी हो गया। अब सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अपने इस सेशंस की, अपने इस मॉड्यूल की टाइमलाइन क्या रहने वाली है। अभी जो मैं सिर्फ टाइमलाइन डिस्कस करने वाली हूँ, वो टाइमलाइन सिर्फ सी प्रोग्रामिंग की रहेगी। ओके? टाइमलाइन का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीवन? एनी डाउट? एनी क्वेश्चन? ओके अमोल। ओके कश्यप, जानवी, ठीक है। ओके प्राजक्ता। ओके। यस। सो लेट अस स्टार्ट विथ टाइमलाइन ऑफ सी। इस टाइमलाइन ऑफ सी तो हम स्टार्ट करेंगे। अ, मेरा अभी का जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली सीएसआईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी स्टूडेंट्स को क्यों नहीं पूछ रही हूँ? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग ही उनके लिए शायद से नया होगा, इसलिए। सी का मॉड्यूल जब आपने पढ़ा था कॉलेज में, ठीक है, एटलीस्ट देखा था सी प्रोग्रामिंग में, तो कौन सा टॉपिक था जो आपको सबसे हार्ड लगा था या मुश्किल लगा था इन सी प्रोग्रामिंग? मतलब ये एक्सपेक्टेड था। ओके जानवी। सो यस, हमें सबसे मुश्किल जो पॉइंट लगता है, अच्छा रिकर्शन, ठीक है, नो प्रॉब्लम, रिकर्शन को हम आसान बना देंगे। तो यस, जनरली सी में सबको जो पॉइंट हार्ड लगता है या जिससे डर लगता है, वो है पॉइंटर। डोंट वरी, इसके लिए मैं भी एक्सेप्शन नहीं थी, ठीक है। सो एक जमाने में मैं भी पॉइंटर से डरती थी। करेक्ट। अब पॉइंटर से डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं पॉइंटर की जरूरत क्या है। इज देयर एनीवन फ्रॉम सीएसआईटी बैकग्राउंड जिसे पता है पॉइंटर क्यों लगता है? इस पॉइंटर का व्हाई किसी को क्लियर है? टू स्टोर द एड्रेस। परफेक्ट विकास। लेकिन मेमोरी एड्रेस होल्ड क्यों करना है? क्या जरूरत है? टू मैनिपुलेट डेटा। तो एड्रेस की, मतलब एड्रेस की हेल्प से ही हम डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या? विदाउट एड्रेस नहीं हो सकता? जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है प्लीज मत डरना, क्योंकि हम बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ दिनों के बाद आपसे ही ये सारे आंसर्स आने स्टार्ट हो जाएगा, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। तो यस, वाई पॉइंटर पता है एक्सेस करने के लिए, एड्रेस स्टोर करने के लिए, एड्रेस की हेल्प से हम डेटा एक्सेस करते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन इसकी जरूरत कहाँ से स्टार्ट हो गई, ये हमें पता नहीं होता है। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है फंक्शंस। फंक्शंस ये जो टॉपिक है, इसे हम स्टार 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 मार्क करके रख सकते हैं।
लिटरली 5 स्टार मार्क्स करके रख सकते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, हमें ये बहुत काम आने वाला है। ये फंक्शंस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? सो फंक्शंस पे हम बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं होता है कि मतलब वो फंक्शंस तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे यूज़ होते हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इतने अच्छे तरीके से पता ही नहीं होता है। जबकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन डिफाइन करने का, फंक्शन यूज़ करने का जो तरीका है, जिसे हम सिंटैक्स बोलते हैं, वो सिंटैक्स चेंज हो सकता है, लेकिन फंक्शंस ये कांस्टेंट है हर एक जगह पे। एचटीएमएल एक्सेप्शन है, उसे इग्नोर कर दो। वैसे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है, ठीक है? सो यस, पॉइंटर का स्टार्टिंग पॉइंट है फंक्शंस। फंक्शंस तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन फंक्शंस यूज़ करने के लिए पहले फंक्शन में क्या लिखना है, कौन से टाइप का कोड लिखना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फंक्शंस में जो कोड हमें लिखना है, उस कोड को, उस एल्गोरिदम को बिल्ड करने के लिए एक और पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, व्हिच इज़ नोन एज़ लूप। देन लूप भी हम यूज़ कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन लूप की हेल्प से हम सिर्फ प्रोसेसिंग कर सकते हैं, रिपीटेटिव टास्क कर सकते हैं। लेकिन कौन सा टास्क एग्जीक्यूट करना है, कौन से टास्क के लिए क्या डिसीजन लेना है, इन सब के लिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का जो प्रोसेस है या जो फंक्शनैलिटी है, वो हमें प्रोवाइड करता है अपना इफ एल्स। यस अमोल, करेक्ट। सो लूप के बेसिस पे हम रिपीटेटिव टास्क तो एग्जीक्यूट कर लेंगे, लेकिन कौन से टास्क पे क्या डिसीजन लेना है, क्या एक्शन परफॉर्म करनी है, उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इफ एल्स। इफ एल्स की हेल्प से हम डिसीजंस जरूर लेंगे, लेकिन अगेन इफ एल्स के अंदर कंडीशन चेक करने के लिए, इफ में कंडीशन चेक करने के लिए, कंडीशन चेक करने के बाद ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा वो है ऑपरेटर्स, क्योंकि ऑपरेटर्स की हेल्प से ही हम आगे के एल्गोरिदम्स लिखने वाले हैं। ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स कौन से हैं, सी में हम ऑपरेटर्स कैसे यूज करेंगे, यहाँ से हम एक्चुअल अपना जो प्रोसेस है सी का वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें ऑपरेटर्स देखने होंगे। तो ऑपरेटर्स किसके अंदर आते हैं? तो ऑपरेटर्स आते हैं टोकन्स में। तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? टोकन्स ऑफ सी। परफेक्ट। टोकन्स ऑफ सी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ऑपरेटर्स, जो हमारे प्रोग्रामिंग को एक्चुअली स्टार्ट कर देता है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे ऑपरेटर्स, देन इफ एल्स, देन लूप, फंक्शंस एंड देन पॉइंटर। पॉइंटर अपना मिडल पॉइंट था जहां से हमने एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट की। तो पॉइंटर समझने के लिए हमें टोकन्स ऑफ सी से स्टार्ट करना होगा। पॉइंटर्स एक बार समझ में आ जाता है, तो फिर पॉइंटर्स की हेल्प से हम आसानी से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दैट टॉपिक इज एरे। हमने कॉलेज में देखा है कि एरे के बाद पॉइंटर आता है। तो कॉलेज वालों ने बहुत ही डेंजर तरीके से हमें कुछ चीजें पढ़ाई है। लेट इट बी, वो हम अब यहाँ पे करेक्ट करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट यस, पॉइंटर अगर क्लियर होता है तो एरे समझने के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। वैसे देखा जाए तो एरे डरने की बात नहीं है, एंजॉय करने की बात है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम वो उतने ही इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। देन एरे में ही हम देखने वाले, एरे में ही एक्चुअली कवर होगा आपका सब पॉइंट विच इज स्ट्रिंग। अगेन इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर एरे प्रॉपरली क्लियर है तो स्ट्रिंग समझने में थोड़ी भी मुश्किल नहीं होगी। आसानी से स्ट्रिंग का जो पॉइंट है वो अपना क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आफ्टर दैट इन प्राजक्ता, हैंड रेज मत करो, जो भी डाउट है आप चैट बॉक्स में दे दो। मेरा टाइमलाइन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है मैं आप सबके डाउट्स क्लियर करूंगी, ठीक है?
सो यस, एरे की हेल्प से हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं स्ट्रिंग। आफ्टर दैट, वन ऑफ द important point which is dynamic memory allocation. सो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का पॉइंट हम देखने वाले हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ये पॉइंट कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे स्टोरेज क्लासेस। अगेन, स्टोरेज क्लासेस हमें हेल्प करते हैं कुछ चीजें क्लियर करने के लिए, कुछ चीजें समझने के लिए, विच आर अगेन रिलेटेड टू मेमोरी। सो मेमोरी का हम यूज कैसे कर सकते हैं, एफिशिएंटली कैसा यूज कर सकते हैं, मेमोरी कैसे सेव कर सकते हैं, ये सब चीजें हम स्टोरेज क्लास की हेल्प से और भी अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है। सो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बाद हम देखने वाले हैं स्टोरेज क्लासेस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम देखेंगे सी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज स्ट्रक्चर। ओके, तो स्ट्रक्चर क्यों लगता है, उसकी जरूरत क्या है, ये सब चीजें देखेंगे। स्ट्रक्चर जैसे ही एक और पॉइंट होता है विच इज नोन एज यूनियन। ठीक है, स्ट्रक्चर जैसे ही एक और पॉइंट है यूनियन। अब ये यूनियन प्रोग्रामिंग में इतना यूज में नहीं आता है। करेक्ट, प्रोग्रामिंग में हम यूनियन यूज नहीं करेंगे, आप देखेंगे भी तो हर जगह पे हम स्ट्रक्चर ही यूज करते हैं। फिर यूनियन क्यों देखना है, तो यस, कुछ कंपनीज हैं जो स्टार्टिंग के एप्टीट्यूड टेस्ट में यूनियन से रिलेटेड 1-2 मार्क्स के कुछ एमसीक्यू दे देते हैं। तो वो 2 मार्क्स का ही सिर्फ एमसीक्यू रहता है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है, लेकिन इतने छोटे से एमसीक्यू के लिए हम अपने मार्क्स क्यों कम करें। इसलिए यूनियन क्या होता है, ये बेसिक आइडिया हमें होना जरूरी है। इसलिए एकदम शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में, हम यूनियन का कंसेप्ट क्या है, यूनियन स्ट्रक्चर से अलग कैसा है, ये चीजें देखेंगे। ठीक है। सो यस, दिस इज द टाइमलाइन ऑफ सी। यस प्राजक्ता, अब जो आपको डाउट है वो आप बता सकते हैं। करेक्ट, टोकन्स इज द बेसिक ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, टोकन्स अगर हमें क्लियर होते हैं तो आगे की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। आई थिंक प्राजक्ता का गलती से हैंड रेज हुआ है। ठीक है, एनीवन, एनी क्वेश्चन? कैन यू प्लीज? ओके, टोकन्स में जब हम कहते हैं वैष्णवी कि टोकन्स ऑफ सी, तो टोकन्स ऑफ सी में आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलेंगे। उन ब्लॉक्स की हेल्प से हम सी प्रोग्रामिंग का कोई भी कोड लिख सकते हैं। और टोकन्स ऑफ सी का ही एक सब पार्ट है विच इज नोन एज ऑपरेटर्स, जो हम सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले हैं। इवन आज का आपका होमवर्क ही है कि आपको जो टोकन्स ऑफ सी हैं वो नोटबुक में नोट करके लाने हैं नेक्स्ट अपने सेशन से पहले। अब अपना नेक्स्ट सेशन कब रहेगा? नेक्स्ट सेशन कब है अपना? मंडे को। सैटरडे संडे लेक्चर्स को ऑफ रहता है, तो कल अपना लेक्चर नहीं रहेगा, हम डायरेक्टली मंडे को मिलेंगे। ठीक है। सो यस, और मंडे को लेक्चर स्टार्ट होने से पहले सबके पास टोकन्स ऑफ सी नोट डाउन करके रेडी होना जरूरी है। ओके, सो मंडे से हम टोकन्स ऑफ सी पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है कि अपना प्रोग्रामिंग भी वहां पे स्टार्ट हो जाए। चांसेस है, भागा दौड़ी नहीं करने वाले। आई एम रियली सॉरी। परफेक्ट अमोल। सो टोकन्स में कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर्स, स्पेशल सिंबल्स, कुछ कॉन्स्टेंट्स, ये सारी चीजें कवर होती हैं। आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करनी है। मैं मतलब मैं मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर पाई चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो आसानी हो जाएगी। जैसे कि बीच में लिखेंगे टोकन्स। हाँ, फिर
यहाँ पे मुझे पॉइंट मेंशन करना था ऑपरेटर्स। तो ये ऑपरेटर्स पॉइंट मैंने मेंशन किया। फिर ऑपरेटर्स में कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं? अगर 3 मेन टाइप के ऑपरेटर्स हैं, तो उनके सब पार्ट्स कौन से हैं? करेक्ट। 3 मेन टाइप के ऑपरेटर्स हैं, जो यहाँ पे आ जाएगा। उसमें भी फर्स्ट टाइप में कितने टाइप के हैं, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, वो सारे ऑपरेटर्स हमें यहाँ पे मेंशन करने। इस तरीके से ड्रॉ करोगे, हो सकता है थोड़ा-सा क्या हम कहें, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाए या प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहे हैं, मैम ठीक से लिखने नहीं आ रहा। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, टाइटल दे दो, टोकन्स। जैसे हम ट्री डायग्राम बनाते हैं, वैसे बनाते चले जाओ, है ना? स्टार्टिंग में आएगा ऑपरेटर्स, फिर यहाँ पे आपको जो भी ऑपरेटर्स मेंशन करने हैं, वो ऑपरेटर्स मेंशन कर देना। कैसे लगा? जो 3 टाइप के ऑपरेटर्स हैं, इसके नीचे उनके सब पॉइंट्स आ जाएँगे, हर एक के, तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और प्रॉपरली नोट डाउन भी करके रख सकते हैं। बेसिकली हमें ऐसा सॉर्टेड फॉर्मेट में चार्ट बनाना है, जिसकी हेल्प से आकाश, ये एग्ज़ैक्टली क्या मैसेज सेंड करते हो आप? मतलब जो ऑटो सेंड हो रहा है, आई थिंक सो। मतलब मुझे पता चलेगा तो अच्छा लगेगा। एग्ज़ैक्टली क्या है ये? मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है स्टूडेंट से। मतलब ये रियलिटी है। मुझे बहुत सारी चीज़ें, अगर मतलब मुझे कोई भी चीज़ पता नहीं होती है, तो मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ, ये क्या है? कैसे यूज़ करते हैं? इवन इसीलिए मुझे लेक्चर्स लेने में बहुत मज़ा आता है। आपकी हेल्प से मुझे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा की पता चलती हैं, जो अभी तक मुझे पता नहीं थी। यस, आकाश। अमोल, प्लीज़ ये नोट डाउन कर लेना, अभी यहाँ पे मत बताओ, ठीक है? इसके बारे में हम डिस्कशन मंडे को करेंगे, तब आप सारे आंसर्स दे देना। नहीं, इट्स ओके, ठीक है? यस। सबको होमवर्क क्लियर है? एवरीवन? टाइमलाइन ऑफ सी क्लियर है? नाइस। ओके। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुल स्टैक जावा ये कोर्स के लिए आए हैं, इस कोर्स के लिए आए हैं, राइट? अच्छा, नहीं है शायद। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहेंगे। ओके आकाश, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहेंगे कि हम सिर्फ फ्री डेमो सेशंस के लिए अपना सी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए हैं, सो नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो जब हम कहते हैं फुल स्टैक, तो एग्जैक्टली फुल स्टैक का मीनिंग क्या है, ये बता सकते हो? या फुल स्टैक में क्या-क्या कवर होता है, ये बता सकते हो? फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। परफेक्ट। सो यस, जब हम कहते हैं फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, तो सबसे पहले क्या आएगा? जो सब यूजर्स को दिखता है, ऑब्वियसली वो रहेगा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के बाद क्या रहेगा? क्या लगता है? स्टार्टिंग में जो सबको दिखता है वो तो फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड के बाद क्या रहेगा? सो यस, फ्रंट एंड के बाद कभी भी बैक एंड नहीं रहता है। फ्रंट एंड के बाद क्या रहेगा? मुझे पता था, कंफ्यूज हो गए। तो ये फ्रंट एंड है क्या? यस। तो बीच में जो मिडल लेयर है, वो किसका रहता है?
और मिडल लेयर में ही या मिडल लेयर को ही क्या कहा जाता है? बैकएंड। और सबसे लास्ट में क्या आने वाला है अपना? डेटाबेस। सॉरी, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, लेकिन मेरा काम ही है आपको कितनी क्लैरिटी है वो देखने के लिए। ठीक है? सो यस, फ्रंट एंड, देन बैक एंड, एंड सबसे लास्ट में डेटाबेस होता है। फ्रंट एंड से जो भी डेटा आता है, उस डेटा को डेटाबेस से कनेक्ट करने का जो काम है, वो अपना बैक एंड करता है। यस। और अपनी इस बैक एंड में कौन सी लैंग्वेजेस आ सकती है? जावा, सी, सीपीपी, देन आपका डॉट नेट भी आएगा यहाँ पे। ठीक है? और मोस्टली जो यहाँ पे यूज होता है अब, वो है फ्रेमवर्क। सो मोस्टली अब हम फ्रेमवर्क पे ही फोकस करते हैं, या इंडस्ट्री को भी फ्रेमवर्क आने वाले लोग ही चाहिए। और फ्रेमवर्क में भी वो जनरली स्प्रिंग बूट प्रेफर करते हैं। ये ट्रेंड चल रहा है कि स्प्रिंग बूट आता है तो चलो आपकी लॉटरी लग गई, आपको एंट्री मिल गई। लेकिन वो स्प्रिंग बूट उतना स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है? ऐसे ही हमने मतलब ऊपर ऊपर से पता है तो नहीं, स्प्रिंग बूट उतना स्ट्रांग होना चाहिए, हमें इजीली एंट्री मिल जाती है। व्हाट इज स्प्रिंग बूट? स्प्रिंग बूट ये फ्रेमवर्क है। मतलब जनरली कैसे होता है, फ्रंट एंड को बैक एंड डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जो हम कोड लिखते हैं जावा में, तो वो कोड बहुत लेंथी होता है, या पूरा कोड हमें मैन्युअली लिखने की जरूरत लगती है। एक से एक क्वेरी या हर एक सेंटेंस, हर एक कनेक्शन हमें खुद लिखने की जरूरत लगती है। बट ये स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क क्या करता है, हर एक टास्क के लिए हमें रेडीमेड बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है। सो वो बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन मेथड्स हमें हेल्प करती है इजीली फ्रंट एंड को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तो मैन्युअली कोड लिखने का जो काम है वो फ्रेमवर्क में कम हो जाता है। ओके? स्प्रिंग बूट ये फ्रेमवर्क है। ओके? और एंगुलर ये कोडिंग लैंग्वेज है जो आपकी फ्रंट एंड में यूज होती है। तो एंगुलर बैक एंड में कभी भी नहीं आएगा। एंगुलर कम्स अंडर फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में आपका एंगुलर रहता है, आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, देन आजकल जो ट्रेंड में है रिएक्ट जेएस। करेक्ट? सो रिएक्ट जेएस जो अभी बहुत ही ज्यादा फॉर्म में है, ये सब चीजें फ्रंट एंड में रहती है। करेक्ट? एंगुलर, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, देन रिएक्ट, देन फ्रंट एंड में जो मोस्टली यूज लाइब्रेरीज जैसे कि बूटस्ट्रैप एंड जेक्वेरी। राइट? सो ये सब आपको फ्रंट एंड में मिलेगा। एंड फिर डेटाबेस में जैसे आपको कल सर ने बताया, हम SQL एंड नो SQL ये दोनों भी डेटाबेस में यूज कर सकते हैं। और मतलब अब हम SQL और नो SQL दोनों भी डेटाबेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है? यस। एंड एज यू ऑल नो कि अपना सी का मॉड्यूल तीनों बैचेस का एक साथ ही होने वाला है। तो तीनों बैचेस के लिए सी का मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है क्या? यस। क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट्स मैंने कही है, इफ एल्स, लूप, देन फंक्शंस, ये कुछ चीजें हैं आगे जाके एरे, स्ट्रिंग, जो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ ये कांस्टेंट रहेगी। तो पाइथन में एरे है क्या? यस। बस पाइथन के एरे को हम लिस्ट बोलते हैं। ओके? इवन अपना एरे एज इट इज हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको देखने मिलेगा। सिंटैक्स अलग अलग रहेंगे। जैसे कि जैसे अभी हम महाराष्ट्र में कुछ फेस्टिवल्स मनाते हैं, राइट? दिवाली का ही एग्जांपल लो। दिवाली पूरी इंडिया में मनाई जाती है। महाराष्ट्र में वो दिवाली हम थोड़ी सी अलग तरीके से मनाते हैं। वही थोड़ा गुजरात के साइड को जाओगे, राजस्थान में जाओगे तो उनका दिवाली मनाने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। यहाँ पे बंगाल में जाओगे तो थोड़ा अलग रहेगा।
नॉर्थ के साइड में जाएँगे, नॉर्थ ईस्ट में जाएँगे तो उनका तरीका अलग रहेगा। फेस्टिवल एक ही है, सिर्फ़ वो फेस्टिवल मनाने का तरीका अलग है। वैसे ही हम जो टॉपिक्स जो सी में सीखने वाले हैं, वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैसे ही है, उनका काम वही है। इम्प्लीमेंटेशन सेम है, सिर्फ़ तरीका अलग है, ठीक है? मतलब सिंटैक्स जो है, वो अलग है। लिखने का तरीका अलग रहेगा, लेकिन जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसका जो पर्पज़ है किसी भी कांसेप्ट का, वो सेम है। तो सी प्रोग्रामिंग का या सी प्रोग्रामिंग पढ़ने का जो एक्चुअल मोटो है ना, वो वही है कि हर एक लैंग्वेज में ये टॉपिक सेम रहने वाले हैं क्या? यस। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में वो हम बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं क्योंकि सिंटैक्स आसान है और सी प्रोग्रामिंग के थ्रू हमें मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। ये जो मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी डायग्राम हम देखने वाले हैं, जो हम कह सकते हैं कि अपना की पॉइंट है मेमोरी डायग्राम फर्स्ट बीट का, जिसके थ्रू हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मेमोरी डायग्राम अपने तीनों बैचेस को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टेस्टर आगे जाके टेस्टर बनेंगे तो अच्छे टेस्टर भी वही बनते हैं जिन्हें मेमोरी के बारे में नॉलेज हो। प्रोग्रामिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है या किसी भी कंसेप्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, टेस्टर को ये समझ में आ रहा है कि कोड क्रैश हो रहा है, लेकिन किस वजह से, यही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यही बंदा अगर अपने फर्स्ट बिट से है, तो वो क्या देखेगा, इस फंक्शनैलिटी पे जाके अपना कोड क्रैश हो रहा है, चलो उस फंक्शनैलिटी को एक बार विजिट कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो मैम टेस्टर का काम नहीं है, ये डेवलपर्स देख लेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है, आपको जॉब रोल मिलती है टेस्टिंग की, लेकिन कंपनी में जाने के बाद ऐसी भी नौबत आ सकती है, कंपनी को ऐसे ज़रूरत लग सकती है, जहाँ पे आपको उस सिस्टम पे काम करना, उस प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ सकता है, लग सकता है, ठीक है? तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमें बेसिक कांसेप्ट्स भी पता नहीं सी के या प्रोग्रामिंग के बेसिकली, नॉट ओनली सी, प्रोग्रामिंग के। सी आ जाता है तो आपको मैं इतना शॉर्ट बता सकती हूँ कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्ज़ैक्टली फ्लो कैसे जा रहा है या यहाँ पे ये कांसेप्ट क्यों यूज़ की है, ये आसानी से रिलेट हो सकता है, ठीक है? थोड़ा-सा हार्श लगेगा बट रियलिटी है, ट्रस्ट मी। जिस भी इंसान के पास कॉमन सेंस है ना, वो प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकता है और मुझे लगता है हर एक इंसान के पास कॉमन सेंस होता ही है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास कॉमन सेंस नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है? मतलब कॉमन सेंस होता है ना सबके पास? यस एवरीवन? यस। और आपको इसका डेमो भी मैं दे दूँगी। जैसे ही अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा ना धीरे-धीरे, मैं आपको सिर्फ स्टार्ट करके दूँगी और अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन करती हूँ ना, तो इट डज़न्ट मैटर कि आप आईटी बैकग्राउंड से हो या नॉन आईटी, मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि हर एक स्टूडेंट आप में से मेरे आगे के क्वेश्चन का आंसर दे ही सकता है, ठीक है? क्योंकि हम सबके पास कॉमन सेंस है और मैं जो क्वेश्चंस करूँगी वो उतने ही सिंपल रहेंगे और उन क्वेश्चंस का डायरेक्टली रिलेशन अपनी टेक्निकल डिस्कशन से ही होगा। लेकिन हम रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए अगर जाते हैं, तो टेक्निकल चीज़ें समझने के लिए बहुत ईज़ी होती है, बहुत ही आसान होती है। सो हर एक कांसेप्ट को हम अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करने वाले हैं। तो इस जर्नी को एन्जॉय करने के लिए सब रेडी हो? यस? नाइस। ऐसे ही रिस्पॉन्स मुझे रोज़ चाहिए। प्लीज़ मतलब इतना ख़्याल मैं रखूँगी कि आप सोओगे नहीं लेक्चर में आके, खाना-पीना हुआ है तो मैम नींद आ रही थी, सो लेते हैं। ऐसी नौबत मेरी तरफ से तो नहीं आएगी, इतनी मैं प्रिकॉशन ले लूँगी।
बस आपसे ही अगर ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो फिर हम जोक्स भी क्रैक कर सकते हैं। वो क्या होता है कि ऑडियंस अगर इंटरैक्टिव नहीं है और मैं कुछ तो जोक कर रही हूँ, तो ऐसे लग सकता है कि ये पागल है। खुद ही कुछ तो बोल रही है, खुद ही कुछ तो हँस रही है। तो आपसे भी रिस्पॉन्स आना आने चाहिए। आप भी थोड़ा-सा हँस लो, तो मुझे लगेगा मैं पागल नहीं हूँ। पीयूष, ओके, ठीक है, एवरीवन, यस। तो जैसे मैंने कहा, हमें हर रोज़ रिवीजन करनी है, यस करनी ही है। एंड आज का जो होमवर्क मैंने दिया है कि टोकन्स ऑफ सी, तो ये नोट डाउन करके रखो। अभी मैं टोकन्स ऑफ सी स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन फिर वो लिंक ब्रेक हो जाएगी और अपना टॉपिक भी कवर नहीं होगा। सो बेटर वे हम मंडे से फ्रेशली हर एक टॉपिक वन बाय वन कवर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस। और मंडे को ही मैं फिर आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, वो एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि टोकन्स के केस में आपको सिर्फ टोकन्स नोट डाउन करने हैं। जो एक्चुअल अपने टॉपिक्स हैं, उनके नोट्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। हाँ, कल विनायक सर का फ़ोटो देखा है आपने? सच में डर लगने जैसा है। और मैंने इसीलिए प्रोफाइल पिक्चर रखा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैम से डरना नहीं है, ठीक है? असं तुम्हाला थोडासा धीर मिळणं गरजेचं आहे ना, की नाही मॅम आहेत, ठीक आहे. आपण इथे घाबरायची गरज नाहीये. एक्चुअली ये पर्पस था मेरा, वो प्रोफाइल पिक्चर रखने के पीछे, क्योंकि विनायक सर, पीयूष, भेटू आपण उद्या. ये ऑफलाइन का स्टूडेंट है, इसलिए ऐसे बातें कर रहा है। एक्चुअली ये होता था कि विनायक सर स्टूडेंट्स को बताते थे कि मैम गुस्सा बहुत करते हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत बार डर जाते थे। तो मैंने इसके लिए अल्टरनेटिव ढूँढा कि हम प्रोफाइल पिक्चर रखते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा कि अरे नहीं, ठीक है, मैम एटलीस्ट डरावने दिखते तो नहीं हैं। सो क्वेश्चंस बेझिझक कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लेना। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग के कुछ दिन में चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करो, उसके बाद धीरे-धीरे मैं खुद आपको माइक अनम्यूट करके बात करने के लिए बोलती हूँ, तो इंटरैक्शन बढ़ जाता है और सब कुछ अच्छे से मॅनेज हो जातं है. भाजी मंडई भरल्यासारखं नाही वाटणार. त्यासाठी आत्ताशी नहीं, नहीं. बस मेरा एक सजेशन है, गलती से होने मत देना। क्या होता है बहुत बार घर में कुछ तो झगड़े चल रहे होते हैं। मेरे ही घर का बताती हूँ। मेरी माँ कंटीन्यूअसली बातें करती रहती है। उसे कितनी भी बार बताओ कि मेरा लेक्चर चल रहा है, धीरे बात कर, लेकिन वो भूल जाती है और बीच में ही आके कुछ तो बोल देती है। होता है हर एक घर में। सो थोड़े से प्रिकॉशंस हमें भी लेने होंगे। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होगा अमोल, गलतियाँ होती हैं, लेट इट बी। अरे बाप रे! साक्षी आप कहाँ से हो? एमपी, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज आपकी कौन-सी लैब थी? आज जो आपको रिकॉर्डेड लैब ग्रुप पे आई थी, आई थिंक वो दूसरे बैचेस की रहेगी। ठीक है साक्षी? तो अपने बैच हाँ, 3rd अक्टूबर बैच की है, करेक्ट। तो अपने बैच का जब लैब सेशन स्टार्ट होगा, तो हमें सर को बताना है कि सर प्लीज़ हिंदी में बात करो, ठीक है? और अगर मैं कभी-कभी ऐसे ही फ्लो में मराठी पे शिफ्ट हो जाती हूँ, तो मुझे भी बताना है कि मैम प्लीज़ हिंदी में बात करो।
यस। चलो फिर मंडे को मिलते हैं एवरीवन। किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी क्वेश्चन? नो। ओके। प्राजक्ता, हँड रेज केला पण शेवटपर्यंत क्वेश्चन नाही विचारलास तू. चलो ठीक है सर। हाँ, गलती से हुआ था शायद। चलो एवरीवन, बाय बाय। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, बाय बाय।